दोस्तों, क्या हुआ जब घर पर काम करने आई नई घरेलू नौकरानी लड़की को बूढ़े मालिक ने काम के दौरान डराया और रसोई में अकेले पाकर छेड़खानी करता रहा और बार बार उसकी इज्जत लूटता रहा। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके भी आंसू छलक उठेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। शहर के कोलाहल से थोड़ी दूर एक बड़े से बंगले की भव्यता दूर से ही दिखाई देती थी। ऊंची दीवारें, भीतर फैला बाग और सामने लगी विदेशी कारें उस घर के मालिक की हैसियत की कहानी कहती थीं। यह बंगला किसी आम इंसान का नहीं बल्कि रघुवीर चौधरी का था, एक कारोबारी जो अपनी धाक और दबदबे के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। लेकिन इस आलीशान घर की चमक दमक के पीछे छुपी थीं वो सच्चाइयां जिनसे अनजान लोग यही मानते थे कि रघुवीर का जीवन आदर्श और सम्मानित है, पर सच्चाई कुछ और थी। इस घर में एक नई नौकरानी आई थी, सुनीता, गांव की साधारण लड़की जिसकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल रही होगी। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता बीमार रहते थे और मां खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे घर का चूल्हा जलाती थीं। छोटे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई और पेट पालना उसके लिए किसी जिम्मेदारी से कम नहीं था। इसी मजबूरी ने उसे गांव छोड़कर शहर की ओर धकेला था। सुनीता का चेहरा भोला और स्वभाव विनम्र था। पहली बार जब वह रघुवीर के घर काम के लिए आई तो उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों झलक रहे थे। उम्मीद थी कि यहां काम मिलेगा, पैसे मिलेंगे और घर का खर्च कुछ आसान होगा। डर था कि शहर में अकेली लड़की रहना कितना सुरक्षित होगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला। उसे रसोई का काम सौंपा गया। बर्तन धोना, झाड़ू पोंछा, सब्जी काटना और कभी कभी मेहमानों के लिए चाय बना देना, यही उसका दिनचर्या बन गया। घर में रघुवीर की पत्नी, उनके 2 बच्चे और बूढ़ी सास भी रहते थे। पत्नी का स्वभाव थोड़ा सख्त था, लेकिन नौकरानी के साथ वह दूरी बनाए रखती थी। बच्चे अपने पढ़ाई और स्कूल में व्यस्त रहते थे। बूढ़ी सास अक्सर कमरे में रहती और कम ही बाहर निकलती। ऐसे में ज्यादातर वक्त सुनीता और रघुवीर का आमना सामना रसोई या बरामदे में ही होता। शुरू शुरू में रघुवीर ने बस निगाहों से ही उसे परखा। जब जब वह काम करती उसकी ओर एक अजीब सी नजर से देखता। सुनीता को असहजता तो महसूस होती, मगर वह चुप रहती। उसके लिए काम छोड़कर जाना कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि घर का खर्च पूरी तरह इसी आय पर निर्भर था। दिन बीतते गए और रघुवीर का व्यवहार बदलने लगा। अब वह अक्सर बहाने से रसोई में चला आता। कभी कहता, सुनीता, जरा चाय बना देना मेरे लिए। कभी बहाने से पूछ लेता, आज सब्जी में नमक कम डाला है क्या। ये साधारण बातें थीं, लेकिन जिस अंदाज में वह कहता, सुनीता समझ जाती कि उसके शब्दों के पीछे कोई और मंशा छिपी है। एक दिन की बात है, घर के बाकी लोग बाहर गए हुए थे। बच्चे स्कूल, पत्नी बाजार और सास डॉक्टर के पास। रसोई में अकेली सुनीता काम कर रही थी कि तभी पीछे से रघुवीर आकर खड़ा हो गया। उसकी मौजूदगी का आभास होते ही सुनीता चौंक गई। डर क्यों गई? मैं ही तो हूं, रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने सिर झुका लिया और सब्जी काटने में लग गई, लेकिन रघुवीर पास खड़ा होकर उसे देखता रहा। फिर धीरे से बोला, तुम बहुत मेहनती हो और बहुत सुंदर भी। यह सुनते ही सुनीता का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत काम निपटाया और दूसरे कमरे में चली गई। लेकिन उस दिन से उसका डर और गहरा हो गया। उसे महसूस हुआ कि मालिक की नीयत ठीक नहीं है। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ने लगा। रघुवीर कभी जानबूझकर उसके बहुत करीब खड़ा हो जाता, कभी बहाने से उसका हाथ पकड़ लेता। सुनीता हर बार झटके से दूर हो जाती और आंखों में आंसू भर लेती। रात को जब वह अपने छोटे से कमरे में जाकर लेटती तो बार बार वही खौफनाक पल उसकी आंखों के सामने घूमते। वह सोचती, क्या करूं, काम छोड़ दूं? लेकिन फिर घर का क्या होगा? मां पिताजी की दवाइयां, भाई बहनों की पढ़ाई, सब रुक जाएगा। मजबूरी उसे चुप करा देती थी। एक शाम की बात है, जब घर में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बाकी लोग अपने अपने कमरों में थे और रसोई में सिर्फ सुनीता खाना बना रही थी। तभी रघुवीर फिर आ पहुंचा। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। सुनीता ने तुरंत छुड़ाने की कोशिश की और घबराई हुई आवाज में बोली, साहब, छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरी भी इज्जत है।
रघुवीर हंस पड़ा। इज्जत? यहां आकर काम करती हो और इज्जत की बात करती हो? देखो, मेरे खिलाफ बोलोगी तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। चुपचाप जो कह रहा हूं मान लो, वरना तुम्हारा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि इस शहर में उसका कोई नहीं है। अगर मालिक उसे निकाल देगा तो वापस गांव लौटकर सबके ताने और गरीबी दोनों झेलने पड़ेंगे। उस रात उसने बहुत देर तक आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बचा लो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रघुवीर की हवस बढ़ती जा रही थी और सुनीता की चुप्पी उसे और हौसला दे रही थी। उसे लगता कि लड़की डरपोक है, कुछ कह नहीं पाएगी, और इसी घमंड ने आगे जाकर उसके जीवन को अंधेरे में धकेल दिया। सुनीता ने ठान लिया था कि अब वह चुप नहीं रहेगी, लेकिन कब और कैसे विरोध करेगी, यह सवाल उसके मन में लगातार घूमता रहा। वह जानती थी कि समय आने पर उसे खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, चाहे कीमत कितनी ही क्यों न चुकानी पड़े। सुनीता का जीवन अब मानो एक डरावने सपने में बदल गया था। हर सुबह जब वह रसोई में बर्तन धोने या सब्जी काटने बैठती, उसके दिल में एक ही डर रहता, आज मालिक कब आ जाएगा, कब उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे यह डर उसके चेहरे पर भी झलकने लगा। उसकी मासूम मुस्कान गायब हो चुकी थी। घर के बच्चे भी अब नोटिस करने लगे थे कि सुनीता दीदी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन किसी ने गहराई से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सबको लगता था कि शायद वह अपने घर परिवार की परेशानी में डूबी है। रघुवीर चौधरी की नजर अब हर वक्त सुनीता पर रहती। जब भी घर में मेहमान आते तो वह बाहर तो सज्जनता का मुखौटा पहनकर बैठता, लेकिन भीतर ही भीतर एक और मौका तलाशता कि कब अकेले में वह सुनीता को घेर सके। एक दिन जब घर में किसी काम वाली बाई की कमी की वजह से सारे काम सुनीता पर ही आ गए थे, तब थकी मांदी हालत में वह रसोई में बैठकर चाय बना रही थी। तभी अचानक रघुवीर पीछे से आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। इतना काम मत किया करो, थक जाओगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से उसका हाथ हटाया और बोली, साहब प्लीज मुझे काम करने दीजिए, ये सब ठीक नहीं है। रघुवीर की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, सुनीता, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हें यहां रहने की इजाजत सिर्फ मेरे कारण मिली है। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें निकाल सकता हूं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगी तो तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें गांव से ऊपर उठा सकता हूं। उसके शब्दों में लालच भी था और धमकी भी। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैं गरीब हूं साहब, पर मेरी भी इज्जत है। मुझे सिर्फ काम चाहिए और कुछ नहीं। रघुवीर हंस पड़ा। उसकी हंसी में वह घमंड साफ झलक रहा था, जो अमीर और ताकतवर लोगों की आदत होती है। उस रात सुनीता अपने कमरे में रोते रोते सो गई। उसे बार बार वही बातें याद आतीं। मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं, यह सोचकर उसका मन घबराने लगता, लेकिन साथ ही उसके दिल में धीरे धीरे एक आग भी जलने लगी थी। कब तक मैं चुप रहूंगी? कब तक यह सब सहूंगी? अगर मैं आज चुप रही तो वह हर दिन और बढ़कर मुझे सताएगा। सुनीता जानती थी कि उसकी चुप्पी ही रघुवीर की ताकत है। कुछ ही दिनों बाद एक और घटना हुई जिसने सुनीता को भीतर तक झकझोर दिया। वह शाम का समय था। घर के बाकी लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। सिर्फ सुनीता और रघुवीर घर में थे। उसने झूठ कहा था कि उसे बिजनेस की मीटिंग है, जबकि असल में वह मौका चाहता था कि घर में सिर्फ वही और सुनीता हो। सुनीता रसोई में खाना बना रही थी। तभी रघुवीर अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। आज तुमसे खुलकर बात करनी है, उसने ठंडी आवाज में कहा। सुनीता डर के मारे पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में खौफ था। साहब, मुझे काम करने दीजिए, आप बाहर जाइए। लेकिन रघुवीर उसकी ओर बढ़ता गया। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरे साथ रहना सीख लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सुनीता ने पूरी ताकत से उसका हाथ छुड़ाया और जोर से चिल्लाई, बचाओ, कोई है? उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। रघुवीर घबरा गया कि कहीं कोई पड़ोसी सुन न ले। उसने तुरंत उसका मुंह दबाया और धीमी आवाज में बोला, चुप, वरना अंजाम बुरा होगा। उसकी आंखों में वह दरिंदगी थी।
जिसे देख सुनीता कांप गई। उस पल उसे लगा कि अगर उसने अब विरोध नहीं किया तो जिंदगी भर उसे इस नरक को झेलना पड़ेगा। किसी तरह उसने रघुवीर को धक्का दिया और भागकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात वह सिसकती रही। सुबह जब घर के बाकी लोग लौटे तो रघुवीर ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह हंसते मुस्कुराते बच्चों से बातें करता रहा, पत्नी के सामने सजे धजे पति की भूमिका निभाता रहा। लेकिन सुनीता का चेहरा सब बयान कर रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था। पत्नी ने पूछा भी, सुनीता, तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी? वह सिर्फ इतना कह पाई, जी, बस थोड़ा थक गई हूं। उस दिन के बाद सुनीता का डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। वह जान चुकी थी कि रघुवीर उसके डर का फायदा उठा रहा है। अगर उसने अब कदम नहीं उठाया तो वह हमेशा के लिए उसकी हवस का शिकार बन जाएगी। वह अक्सर रात को सोचती, क्या मैं पुलिस के पास जाऊं? पर कैसे? अगर मालिक ने उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा दिया तो? लोग तो यही कहेंगे कि गरीब नौकरानी अमीर मालिक पर झूठा इल्जाम लगा रही है। समाज भी मेरा साथ नहीं देगा। उसके सामने कठिनाई ये थी कि उसके पास सबूत नहीं थे। वह अकेली थी और रघुवीर ताकतवर। लेकिन सुनीता का सब्र अब टूट चुका था। उसने तय कर लिया था कि अब चाहे जैसे भी हो वह रघुवीर को सबक सिखाकर रहेगी। एक रात वह कमरे में बैठी थी और उसने धीरे धीरे एक डायरी निकाल ली। उसने सोचा, मैं हर दिन की घटना लिखूंगी, जो मेरे साथ हुआ, जो उसने कहा, सब लिखूंगी। ये मेरी गवाही होगी। उसने कांपते हाथों से लिखा, आज साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अगर मैंने विरोध किया तो नौकरी से निकाल देगा। मैं बहुत डर गई, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। डायरी लिखते हुए उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी हिम्मत भी पैदा होने लगी। सुनीता जानती थी कि खेल अब लंबा चलेगा, लेकिन यह भी तय था कि वह हर हाल में अपनी इज्जत की रक्षा करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। रघुवीर चौधरी को लगता था कि उसके पैसे और ताकत के सामने कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यही कारण था कि वह और ज्यादा बेखौफ होकर सुनीता को सताने लगा। जब जब घर के लोग बाहर होते वह मौका तलाशता और रसोई या आंगन में जाकर उसके पास खड़ा हो जाता। सुनीता अब बाहर से भले ही चुप रहती, लेकिन भीतर ही भीतर उसका सब्र खत्म हो चुका था। वह समझ चुकी थी कि अगर उसने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगी। एक रात जब सब लोग सो चुके थे, सुनीता ने अपनी छोटी सी डायरी निकाली। उसने अब तक की सारी घटनाएं उसमें दर्ज की थीं। कब मालिक ने उसे छुआ, क्या धमकी दी, किस दिन उसने दरवाजा बंद करके पकड़ने की कोशिश की। हर पन्ने पर उसके आंसुओं के धब्बे भी थे। उस रात उसने सोचा, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, मुझे सबूत भी चाहिए। उसके मन में एक योजना बनने लगी। अगले दिन उसने बाजार जाकर अपनी थोड़ी सी बचत से एक छोटा सा पुराना मोबाइल खरीदा। उसमें रिकॉर्डिंग की सुविधा थी। वह मोबाइल हमेशा अपने एप्रन की जेब में रखती। जब भी रघुवीर उसके पास आता और कुछ कहता, वह रिकॉर्डिंग चालू कर देती। शुरुआत में तो सिर्फ आवाजें ही कैद हुईं। सुनीता, तुम बहुत सुंदर हो, अगर मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें सब मिल जाएगा। ये आवाजें ही बहुत थीं, लेकिन सुनीता को और पुख्ता सबूत चाहिए था। एक दिन पड़ोस में रहने वाली मीना आंटी, जो अक्सर सब्जी या नमक उधार लेने घर आती थीं, ने सुनीता से कहा, बिटिया, तू बहुत चुप चुप रहने लगी है, सब ठीक तो है ना? सुनीता झिझक गई। वह किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मीना आंटी की मां जैसी ममता भरी आवाज सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ नहीं आंटी, बस घर की चिंता है, उसने कहकर बात टाल दी। लेकिन मीना आंटी समझ गईं कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया, अगर कभी दिल भारी लगे तो मुझसे कहना, हर बात अकेले सहने की जरूरत नहीं होती। ये शब्द सुनीता के लिए उम्मीद की तरह थे। रघुवीर अब और चालाक हो गया था। उसने सोचना शुरू कर दिया कि क्यों न सुनीता को डराकर अपने बस में कर लिया जाए। एक शाम वह बोला, देखो सुनीता, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, और इतना ही नहीं, मैं पूरे शहर में तुम्हारी बदनामी कर दूंगा। कोई भी तुम्हें काम नहीं देगा। सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन इस बार उसने भीतर से हिम्मत जुटाई। साहब, आपकी धमकी से मैं डरने वाली नहीं हूं,
चाहे जो हो जाए, मैं गलत बात नहीं मानूंगी। रघुवीर को उसके जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने सुनीता को घूरा और गुस्से में वहां से चला गया। उस रात सुनीता ने ठान लिया कि अब वह अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ेगी। उसने सोचा कि मीना आंटी को सब बता देगी। अगली सुबह जब वह सब्जी लेने बाहर गई तो उसने धीरे से मीना आंटी को बुलाया और सारी बात बता दी। रघुवीर की गंदी हरकतें, धमकियां और उसके मन का डर, सब कुछ सुनीता ने रोते हुए कह डाला। मीना आंटी हैरान रह गईं, लेकिन उन्होंने उसे ढांढस बंधाया। बिटिया, तू चिंता मत कर। अब की बार जब वो तेरे साथ गलत करने की कोशिश करे, तू सबूत इकट्ठा करना। मैं भी तेरे साथ हूं। उनकी बात सुनकर सुनीता को थोड़ी राहत मिली। कुछ ही दिनों बाद वह मौका आ गया। उस शाम घर के लोग एक शादी में गए हुए थे। रघुवीर ने फिर से वही किया। रसोई का दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। आज तो कोई भी नहीं है घर में। अब तू मेरे पास से बच नहीं पाएगी, उसने दरिंदगी भरी आवाज में कहा। लेकिन इस बार सुनीता तैयार थी। उसने चुपके से मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर दी और अपनी जेब में छुपा लिया। रघुवीर उसकी ओर बढ़ा और वही गंदी बातें दोहराने लगा। सुनीता ने डरने का नाटक किया, लेकिन भीतर ही भीतर उसे संतोष था कि सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। जब वह और पास आया तो सुनीता ने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला और बाहर भाग गई। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन मन में जीत की हल्की सी चमक थी। उस रात उसने मोबाइल चलाकर सारी रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें रघुवीर की आवाज साफ थी, धमकियां, गंदी बातें और जबरदस्ती करने की कोशिशें। उसने डायरी के साथ अब ये रिकॉर्डिंग भी जोड़ दी। अब उसके पास 2 सबूत थे, लिखित बयान और आवाज। लेकिन उसके मन में अब भी डर था। क्या ये सबूत काफी होंगे? क्या पुलिस मेरी बात सुनेगी? अगर मालिक ने मुझे फंसा दिया तो? मीना आंटी ने उसे समझाया, बिटिया, सच्चाई कभी छुपती नहीं। सही वक्त आने पर यही सबूत तेरा हथियार बनेंगे। सुनीता ने ठान लिया कि अब अगली बार अगर मालिक हद पार करेगा तो वह सीधा पुलिस के पास जाएगी। उधर रघुवीर को लगने लगा कि सुनीता अब पहले जैसी चुप नहीं रही। उसके इनकार और विरोध ने उसे और बेचैन कर दिया। ये लड़की अब मेरे हाथ से निकल रही है, उसने सोचा। अगर मैंने इसे पूरी तरह दबाया नहीं तो एक दिन ये मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। यही सोचकर उसने एक खतरनाक योजना बनाई। क्यों न इसे ऐसा जख्म दूं कि ये हमेशा के लिए डर जाए और मेरे सामने झुक जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी की यह सोच उसकी बर्बादी की जड़ बनने वाली है। रघुवीर चौधरी की आंखों में अब खतरनाक लालच और डर का मिला जुला भाव था। वह समझ चुका था कि सुनीता अब पहले वाली डरी सहमी नौकरानी नहीं रही। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी जिद और प्रतिरोध दिखने लगा था। उसने तय कर लिया कि किसी भी तरह उसे पूरी तरह तोड़ना होगा। या तो ये लड़की मेरी बात मान ले या फिर हमेशा के लिए चुप हो जाए। एक रात की बात है। घर के बाकी लोग किसी रिश्तेदार की सालगिरह में गए हुए थे। सुनीता को भी साथ चलने के लिए कहा गया था, मगर उसने बहाना बना दिया, मुझे सिरदर्द है, मैं घर पर ही रहूंगी। असल में वह जानबूझकर घर पर रहना चाहती थी। उसे शक था कि रघुवीर आज कुछ करने की कोशिश करेगा और वह इस बार पूरी तैयारी के साथ थी। उसकी जेब में मोबाइल छुपा हुआ था और वह हर पल रिकॉर्डिंग पर नजर रखे थी। रघुवीर ने भी यही मौका देखा। उसने शराब पी रखी थी, आंखों में हवस और दिमाग में पक्का इरादा। वह लड़खड़ाते कदमों से रसोई में आया, जहां सुनीता चुपचाप काम कर रही थी। आज तो हम दोनों ही हैं घर में। उसकी आवाज में नशा और दरिंदगी झलक रही थी। सुनीता ने डरने का नाटक किया, मगर भीतर उसका दिल और दिमाग पूरी तरह जागरूक थे। उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रघुवीर पास आया और बोला, तुम कितने दिन और नाटक करोगी? मान लो मेरी बात, वरना तेरी नौकरी, तेरी इज्जत सब खत्म कर दूंगा। सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, साहब प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। रघुवीर हंस पड़ा। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसी पल अचानक बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला और मीना आंटी अंदर आ गईं। मीना आंटी ने यह सब सुनने के लिए पहले से ही योजना बनाई थी। सुनीता ने उन्हें इशारा किया था कि आज रात कुछ हो सकता है। जैसे ही आंटी अंदर आईं, रघुवीर का रंग उड़ गया। वह एकदम पीछे हट गया और बोला, आंटी आप, यह तो बस। मीना आंटी ने गुस्से से कहा,
बस क्या? मैं सब सुन चुकी हूं। तेरा असली चेहरा आज खुल गया रघुवीर चौधरी। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जेब से मोबाइल निकालकर दिखाया। सब रिकॉर्ड हो गया है साहब, अब आप बच नहीं पाएंगे। रघुवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी शराब उतर चुकी थी। उसने गुस्से और डर के बीच बुदबुदाया, तुम दोनों मुझे नहीं हरा सकती। मेरे पास पैसे हैं, ताकत है, पुलिस भी मेरी जेब में है। लेकिन मीना आंटी ने डटकर जवाब दिया, देख लेंगे किसकी ताकत बड़ी है, तेरे पैसे की या हमारी सच्चाई की। अगली सुबह मीना आंटी सुनीता को साथ लेकर सीधे पुलिस थाने पहुंच गईं। सुनीता कांप रही थी, लेकिन उसके पास डायरी और मोबाइल में रिकॉर्डिंग थी। इंस्पेक्टर ने पहले तो हल्के में लिया, देखो ऐसे मामले रोज आते हैं, अगर तुम्हारे पास ठोस सबूत नहीं है तो केस करना मुश्किल होगा। सुनीता ने कांपते हाथों से मोबाइल इंस्पेक्टर को पकड़ा दिया। रिकॉर्डिंग चलते ही रघुवीर की गंदी बातें और धमकियां साफ सुनाई देने लगीं। इंस्पेक्टर का चेहरा बदल गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, यह तो गंभीर मामला है, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। सुनीता ने डायरी भी दिखाई, जिसमें हर घटना का दिन तारीख दर्ज था। शाम होते होते पुलिस की गाड़ी रघुवीर के बंगले पर पहुंची। वह सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था, जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन जब पुलिस अंदर आई और वारंट दिखाया तो उसका चेहरा उतर गया। यह क्या मजाक है? जानते हो मैं कौन हूं? वह चिल्लाया। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, हां जानते हैं, लेकिन अब तुम पर धारा 354 और 376 के तहत केस दर्ज होगा। तुम्हारी हवस और जुल्म की कहानी यहीं खत्म होगी। पड़ोसियों ने बाहर खड़े होकर यह नजारा देखा। जो आदमी अब तक समाज में इज्जतदार कहलाता था, उसी को हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा था। सुनीता खिड़की से यह सब देख रही थी। उसके दिल में अजीब सी राहत थी, लेकिन डर भी था कि आगे क्या होगा। रघुवीर पहली बार अपनी जिंदगी में असली जेल की सलाखों के पीछे था। वहां उसकी कोई ताकत, कोई पैसे की धौंस काम नहीं आ रही थी। कैदियों ने उसका मजाक उड़ाया, देखो बड़ा सेठ आया है। दूसरों की बेटियों पर नजर डालता था। उसकी आंखों में अपमान और गुस्से के आंसू थे। ये लड़की, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन असलियत यह थी कि उसने अपनी हवस से खुद की बर्बादी तय कर ली थी। इधर मोहल्ले में चर्चा फैल गई। कुछ लोग सुनीता की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। गरीब होकर भी लड़की ने अमीर के खिलाफ आवाज उठाई, तो कुछ लोग ताने भी कस रहे थे, पता नहीं सच क्या है, नौकरानी ने बदनाम कर दिया मालिक को। सुनीता सब सुनती रही, लेकिन अब उसके भीतर डर नहीं था। उसने तय कर लिया था कि चाहे समाज कुछ भी कहे, वह अपनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेगी। पुलिस ने रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया। डायरी भी अदालत में पेश होने वाली थी। मीना आंटी हर कदम पर सुनीता के साथ खड़ी थीं। उन्होंने कहा, बिटिया तू अब अकेली नहीं है, यह लड़ाई तेरे साथ मैं भी लड़ूंगी। सुनीता ने उनका हाथ पकड़कर आंसू भरी आंखों से कहा, अगर आप न होती तो मैं कभी यह हिम्मत नहीं जुटा पाती। जेल में रघुवीर की हालत बिगड़ने लगी। उसके कारोबारी साथी उससे दूर होने लगे। उसकी पत्नी और बच्चे भी अपमानित होकर रिश्तेदारों के यहां चले गए। वो आदमी वह है जो कभी खुद को समाज का बड़ा नाम समझता था, अब गालियां और तिरस्कार झेल रहा था। उसकी हवस, उसकी ताकत और उसका घमंड अब राख बन चुका था। लेकिन अब भी उसके दिल में आग सुलग रही थी। वह इन सब का सुनीता से बदला लेना चाहता था। वह सुनीता को मौत की घाट उतारना चाहता था। इसीलिए उसने जेलर से सिफारिश की कि वह आज एक रात के लिए मुझे छोड़ दे, और वह उसके बदले में उसे मोटी रकम देने का वादा किया। जेलर उसकी बात मान गया और उसे एक रात के लिए जेल से रिहा कर दिया। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। हवेली के बड़े दरवाजे पर ताला लगा था और अंदर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रसोई के कोने में वही तेल का दिया जल रहा था जिसकी लौ टिमटिमा रही थी, मानो आने वाले तूफान की आहट दे रही हो। नौकरानी सुनीता ने कई दिनों तक जो सहा था, उसका दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक आग जल रही थी। उस रात मालिक रघुवीर ने फिर वही हरकत करने की कोशिश की। उसने सुनीता को रसोई में अकेला पाकर जबरदस्ती पकड़ना चाहा, लेकिन इस बार सुनीता चुप नहीं रही। उसने पूरी ताकत से रघुवीर को धक्का दिया और पास रखी लोहे की बेलन से उस पर वार कर दिया। रघुवीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा। उसके होंठों से कराह निकल रही थी। वह चिल्लाना चाहता था, मगर आवाज जैसे गले में अटक गई थी।
सुनीता ने आंखों में आंसू लिए कहा, तुमने मुझे बार बार तोड़ा, मेरी इज्जत लूटी, मुझे इंसान नहीं समझा, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। रघुवीर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी सुनीता ने फिर से जोर से वार किया। उसके सिर से खून बहने लगा और वह वहीं जमीन पर तड़पने लगा। सुनीता की सांसें तेज हो रही थीं, उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में सालों का गुस्सा उमड़ आया था। रसोई का सन्नाटा खून की गंध से भर चुका था। रघुवीर का शरीर धीरे धीरे निढाल पड़ गया, उसकी आंखें स्थिर हो गईं। उस हवेली के मालिक का अंत उसी रसोई में हो गया जहां उसने अपनी नौकरानी की इज्जत से खेला था। सुनीता दीवार के सहारे बैठ गई। उसके दिल में अजीब सा सन्नाटा था। वह सोच रही थी, क्या उसने पाप किया या न्याय? उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें थीं, लेकिन मन में कहीं संतोष भी था कि अब कोई और लड़की उसकी तरह इस हवेली में प्रताड़ित नहीं होगी। कुछ देर बाद हवेली में रहने वाले दूसरे नौकर भागते हुए आए। उन्होंने रघुवीर की लाश देखी और दहशत से कांपने लगे। सभी जानते थे कि रघुवीर कैसा इंसान था। वे हैरान थे कि सुनीता ने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई। लेकिन अब सवाल यह था कि पुलिस को क्या जवाब दिया जाएगा। सुनीता ने खुद ही सच बताने का फैसला किया। सुबह होते ही वह थाने पहुंची और पूरी घटना बता दी। पुलिस ने हवेली में जाकर सबूत इकट्ठे किए। रघुवीर की गंदी हरकतों की गवाही नौकरों ने भी दी। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। हवेली के मालिक की मौत। नौकरानी ने किया बड़ा खुलासा। इज्जत लूटने से तंग आकर उठाया कदम। समाज में हलचल मच गई। कुछ लोग सुनीता को दोषी कहने लगे, तो कुछ ने उसे नारी शक्ति का प्रतीक माना। अदालत में मुकदमा चला। सुनीता ने हर बात सच सच बताई। उसके बयान और सबूतों से यह साफ हो गया कि रघुवीर ने सालों से उसका शोषण किया था। अदालत ने सुनीता को आत्मरक्षा में हत्या का दोषी नहीं माना, बल्कि उसके साहस की तारीफ की और उसे बरी कर दिया। हवेली, जो कभी रघुवीर की शान थी, अब उसकी बर्बादी का प्रतीक बन गई। लोग कहते थे, वो हवेली आज भी सबक देती है कि औरत की चुप्पी को कभी उसकी कमजोरी मत समझो। जब वह बोलती है तो अत्याचार का अंत निश्चित होता है। सुनीता उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़कर दूर गांव चली गई। वहां उसने एक नया जीवन शुरू किया। उसने और लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, ताकि कोई भी गरीबी और मजबूरी में नौकरानी बनकर ऐसे हालात न झेले। उसकी कहानी और हिम्मत एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे, सुनीता ने सिर्फ रघुवीर का अंत नहीं किया, बल्कि उस सोच का अंत किया जो औरत को सिर्फ कमजोर समझती है। और इस तरह एक दर्दनाक सफर ने न्याय और जागरूकता की राह दिखा दी।